सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेव बायस एल्गोरिथम विच इज़ नथिंग बट द फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग फार्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो नेव बायस एल्गोरिथम बेसिकली बेस्ड अपॉन द बायस थ्योरम, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा नेट पे सर्च किया होगा कि बेस एल्गोरिथम क्या होता है, और अगर नहीं भी किया है देन नेवर माइंड, वील डिस्कस इट इन दिस कमिंग लेक्चर. So first of all, I'll would like to share with you the formula of the Bayes theorem. तो बेस थ्योरम बेसिकली होती क्या है और कहती क्या है वो देख लेते हैं हम. तो दिस इज़ नथिंग बट हेलो. हाँ. सो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस फार्मूला ऑफ बेस एल्गोरिथम. अगर आप लोगों ने नेट पे सर्च किया होगा बेस थ्योरम तो यू कैन एबल टू सी एंड इंटरप्रिटेट दिस फार्मूला. बट अगर नहीं भी किया है देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू पी ए अपॉन पी बी. तो अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों को समझेंगे कि क्या मतलब होता है. तो दिस इज़ बेसिकली अ फार्मूला फॉर द बेस थ्योरम, और यही हम लोगों को नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम के अंदर काम में आएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पी ए अपॉन बी का क्या मतलब है. सो पी ए अपॉन बी इज़ अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए ऑन द गिवन इवेंट ऑफ बी. मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि पहले से एक इवेंट हो चुका होगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है. लेट सपोज़ के मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि लेट सपोज़ के हम लोगों के पास एक बैग है और उस बैग के अंदर हम लोगों के पास 5 बॉल्स हैं, एंड आउट ऑफ दीज 5 बॉल्स 3 बॉल्स तो मेरे पास ब्लैक हैं और 2 बॉल्स मेरे पास रेड हैं. ठीक है. तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले इवेंट में, फर्स्ट इवेंट में. तो टोटल हो गया 5 और 3 ये हैं, तो 1/3 हो जाएगी. 1/5 मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लैक बॉल निकलने की. अब उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो मैं उसमें से देखूंगा कि 5 - 1 4 हो चुका है. ठीक है. और मेरे पास एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, तो ये बन जाएगी 2/4. दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2. तो ये जो मेरी नेक्स्ट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकली है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रीवियस कंडीशन. प्रीवियस जो मेरी कंडीशन थी, जो प्रीवियस जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली थी उसके बेसिस पर मैंने नेक्स्ट जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो निकाली है. सो दैट इज़ नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो पुराना इवेंट हो चुका है, जो पहले इवेंट हो चुका है, उसके बेसिस पे अब मेरे को नई प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो यहाँ पे भी यही है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए, तो हाइपोथेसिस मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि हम एक एजम्पशन करेंगे जो कि मेरा एजम्पशन कहलाएगा ए, और वो किसके ऊपर बेसिस होगा, वो बेसिस होगा द इवेंट गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो बी की जो प्रोबेबिलिटी रही होगी उसका क्या इवेंट रहा है और उस पर क्या कंडीशन रही है, उसके बेसिस पे मैं ए की जो मेरी हाइपोथेसिस होगी, जो मेरा एजम्पशन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालनी है मेरे को. तो वो दैट इज़ इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए. दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज द लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी. अब लाइकलीहुड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मैं आपको अभी कुछ ही देर में जब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पढ़ेंगे आफ्टर ड्यूरिंग दिस सेशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय द लाइकलीहुड. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम. तो लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी क्या है, पी बी अपॉन ए. तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज ट्रू. तो अब मैं लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी को क्या करता हूँ कि मैं जो अभी एविडेंस हो चुका है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई है और उसको मैं क्या मान रहा हूँ, ट्रू मान रहा हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज ट्रू. तो जो मैंने एज्यूम करा है उसको मैंने मान लिया ट्रू, और उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकाल रहा हूँ. ठीक है.
उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस बिफोर ऑब्जर्विंग द एविडेंस। ठीक है, अब जो मैंने एजम्पशन किया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बिफोर द एविडेंस। ठीक है, एविडेंस से पहले जो मैंने एजम्पशन किया है, ठीक है, मैंने लेट सपोज मान लिया कि हाँ ये यस है, तो एविडेंस को ऑब्जर्व करने से पहले जो मैंने हाइपोथेसिस बना ली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस होगी वो होगी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल एविडेंस। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला होता है, आप चाहें तो उसको रट लें, आप चाहे समझ लें, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन यही फार्मूले के ऊपर दिस इज़ बेस्ड अपॉन द बेस एल्गोरिथम, एंड एज फार एज नेव बायस एल्गोरिथम इज़ कंसर्न इट इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। तो पी हियर स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, इन सब के अपने अपने मतलब हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है पी ए अपॉन बी इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस ए, मतलब मैंने एक एजम्पशन किया है, ए जो है एक मेरा एजम्पशन है गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एविडेंस ऑफ द बी। ठीक है, तो जो एक इवेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इवेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हेड्स और टेल है, तो हेड्स की मैंने आपको बताया था क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, तो मतलब इवेंट कितने अकर हुए। तो जो इवेंट अकर हो चुका है उसको मैंने माना है बी, और जो मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूँ, जो एजम्पशन कर रहा हूँ, उसको मैं मानता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस ए ऑन द गिवन इवेंट ऑफ बी। ठीक है, ऑन द गिवन इवेंट ऑफ बी क्या होगी वो मुझे निकालना है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए इज कॉल्ड लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अभी हम यहाँ पे एक उसके डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज ट्रू। अब ये क्या होता है कि ये होती है प्रोबेबिलिटी एविडेंसेस की, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ नोन एज प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बिफोर ऑब्जर्विंग द एविडेंसेस, तो पहले एविडेंसेस को ऑब्जर्व करने से पहले जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस होगी इट इज़ नोन एज प्रायर प्रोबेबिलिटी, और इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए, और पी बी होगी मेरी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय पी ए डिवाइडेड बाय पी बी। सो आई होप के now you are able to understand the formula of Bayes theorem, or this naive Bayes classifier algorithm is based upon this Bayes theorem. अब हम बात करेंगे कि वर्किंग ऑफ नेव बायस एल्गोरिथम। ठीक है, नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है वो हम बात करते हैं। सपोज वी हैव अ डेटा सेट ऑफ वेदर कंडीशंस। ठीक है, हमारे पास एक डेटा सेट है जो कि वेदर कंडीशन को डिफाइन करता है। वेदर कंडीशन मतलब कि रेनी होगा, क्लाउडी होगा, ह्यूमिड होगा, कैसा होगा, हॉट होगा, कोल्ड होगा, एंड करस्पॉन्डिंग टारगेट वेरिएबल प्ले। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो ये जो मेरा वेदर है वो मेरा x है, और जो मेरा प्ले है वो y है। अब ये x जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है, x1, x2, x3। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउडी होगा तो वो x1 में आ जाएगा, लेट सपोज सनी होगा तो वो x2 में आ जाएगा, और अगर रेनी होगा तो x3 में आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इवेंट, ये इवेंट पहले ही हो चुके होंगे, मतलब मेरे को पहले से एजम्पशन करना पड़ेगा कि लेट सपोज के यार रेनी है और क्लाउडी है। तो मैंने ये दो एजम्पशन कर लिए x1 और x2, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनी और क्लाउडी दोज आर को रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर को रिलेशन नहीं मानना है। ठीक है, या तो आप ले लो, जैसे आपके कई ऐसे केसेस आएंगे जिसमें कोरिलेशन होगा, लेकिन हमें ये एज्यूम करते हुए चलना है कि इनके अंदर कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर नेव बायस एल्गोरिथम के अंदर कोरिलेशन होता है, नेव बायस क्लासीफायर के अगर लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन में भी हमने देखा था मल्टी कोवेरिएंट, अगर कहीं पे भी वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन होता है देन इट विल इफेक्ट द प्रेडिक्शंस। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, जो मेरे x1 है मतलब कि जो मेरे रिस्पॉन्स वेरिएबल्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कह लो या मेरे इनपुट्स कह लो, वो होंगे वेदर कंडीशन। और जो मेरा टारगेट वेरिएबल है या फिर मेरा कह दो आप जिसको मैं प्रेडिक्ट वेरिएबल कहने वाला हूँ, वो मेरा क्या होने वाला है, और या मेरा आउटपुट जो है या डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरा क्या होने वाला है, प्ले होने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर कंडीशन आई हैव टू डिसाइड, आई हैव टू मेक द डिसीजन वेदर आई हैव टू गो फॉर द प्ले और नॉट, मतलब मेरे मॉडल को। So using these data set, we need to decide whether that whether we should play or not on a particular day according to the weather condition. तो एक पर्टिकुलर डे की एक वेदर कंडीशन हमें दी हुई होगी और उसके बेसिस पे हमें ये पता करना है कि वेदर वी हैव टू प्ले और नॉट. So to solve this problem we need to follow the below step. Convert the given data set into the frequency table. ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि डेटा सेट को फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जनरेट द लाइक्लीहुड टेबल बाय फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द गिवन फीचर्स. तो ये जो फीचर्स हैं दीज आर नथिंग बट माई इनपुट. तो ऑन द बेसिस ऑफ माई इनपुट आई हैव टू जनरेट द लाइक्लीहुड टेबल. ठीक है, जिससे कि हम ये बात पता करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है. नाउ यूजिंग बेस एल्गोरिथम और बेस थ्योरम टू कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मेरी पी ए डिवाइडेड बाय बी. तो मुझे क्या करना है, ए डिवाइडेड बाय बी को निकालना है. दिस इज़ माई पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. सो बाय यूजिंग द बेस थ्योरम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. तो ये जो चीज़ है ये क्या है मेरी, नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम है. फिर से मैं समझा देता हूँ आपको. सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा सेट कलेक्ट करना है, एग्रीगेट करना है सबसे पहले तो डेटा सेट को. फिर डेटा सेट को कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में. बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा, एक लाइव एग्जांपल भी लूँगा मैं आपको एट द एंड. जब हम इसका थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल से भी समझा दूंगा. फिर उसके बाद क्या करना है, मैं जनरेट द लाइक्लीहुड टेबल. ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक लाइक्लीहुड टेबल बतानी है. लाइक्लीहुड टेबल क्या होती है और लाइक्लीहुड क्या होता है मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ थोड़ी सी देर में. बाय फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ गिवन फीचर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंडिंग पहले तो हमें क्या करना है कि जो हमारे गिवन फीचर्स हैं, जो हमारे इनपुट हैं, उस पर हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. और प्रोबेबिलिटी के फाइंड करने के बाद हमें एक लाइक्लीहुड टेबल बनानी है. और जब हमारी लाइक्लीहुड टेबल बन जाएगी तब हमें क्या करना है, बेस थ्योरम लगानी है. और बेस थ्योरम लगाने के बाद हमें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है और वो ही हमें चाहिए. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी वर्सेस लाइक्लीहुड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. जैसे ही आप ये समझेंगे आपका, मेरे ख्याल से आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर एन एग्जाम्पल. ठीक है, लेट सपोज इन अ क्रिकेट मैच अ कॉइन इज टॉस्ड एंड वन ऑफ द कैप्टन कॉल्स हेड एंड विन द टॉस. तो सबसे पहले क्या होगा, एक कॉइन को हमने टोस्ट किया. टोस्ट करने के बाद दो ही चीज़ें आएंगी, या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा. नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द विनिंग कैप्टन विल इलेक्ट टू बैट. अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बैटिंग के लिए इलेक्ट करेगा. ठीक है, तो दैट इज़ 1/2. ईदर दे विल इलेक्ट टू बैट और बॉल. सो प्रोबेबिलिटी इज स्ट्रेट अप 50%. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आई वो कैसी आई, 50% आई. ठीक है, वो कैसे आई, क्योंकि या तो वो अगर मान लो वो जीत गया, ठीक है, जो जीता हुआ कैप्टन है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो इलेक्ट बैट करेगा या बॉल करेगा. तो जीते हुए कैप्टन की प्रोबेबिलिटी होगी 50%, क्योंकि जीत तो चुका ही है. अब जीतने के बाद उसको क्या डिसीजन लेना है, या तो वो बैट करे या बॉल करे. तो बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, ये अगेन उसी तरीके से होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा. तो टोटल मेरे पास कितने इवेंट हो गए, तो 2 इवेंट्स हो गए. और 2 इवेंट में से एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1/2 हो गया. दैट मीन्स 50% हो गई. बट द कॉमेंट्रेटर्स आर डिस्कसिंग दैट what is the likelihood that the winning captain will elect to bat. अब यहाँ पे बात आती है लाइक्लीहुड की. ठीक है, तो वो कमेंट्रेटर डिस्कस कर रहे थे. तो बेसिकली क्या है कि लाइक्लीहुड स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक और अदर पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपकी जो कंडीशन, जो आपकी प्रोबेबिलिटी अभी हो चुकी है, मतलब जो अभी 50% जो प्रोबेबिलिटी है वेदर टू गो फॉर द बैटिंग और द फील्डिंग,
उसके साथ कुछ और पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी और अच्छी हो जाती है और श्योरेबल हो जाती है आप कि आपको बैट करना है कि बॉल करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड द लाइकलीहुड। देखते हैं अपन क्या होता है। नाउ दैट नंबर द लाइकलीहुड इज़ नॉट स्ट्रेट अप 50%। ठीक है, अब क्या होगा कि जब कमेंटेटर बात कर रहे थे कि लाइकलीहुड क्या होना चाहिए, मतलब वो क्या वाकई में विनिंग कैप्टन इलेक्ट टू बॉल करेगा या बैट करेगा, उसके लिए कमेंटेटर डिस्कस कर रहे थे। तो लाइकलीहुड क्या था स्टूडेंट्स के डायरेक्ट 50% नहीं होती है। नाउ लाइकलीहुड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पिच, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द टीम एंड अपोजिशन, वेदर कंडीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके साथ क्या हुआ कि कुछ और फीचर्स अटैच हो गए, जैसे कि टाइप्स ऑफ पिच क्या है, ठीक है, कहीं वेट तो नहीं है, कहीं ड्राई तो नहीं है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं टीम की, खुद की टीम की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। भाई हो सकता है कि मेरा बॉलिंग लाइनअप अच्छा हो, मेरा बैटिंग लाइनअप अच्छा हो, तो अगर मान लो फील्ड जो है मेरा जो पिच है वो वेट है, तो दैट मीन्स कि मेरे बॉलर्स अच्छा प्ले करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो आई शुड गो फॉर द फील्डिंग फर्स्ट। लेकिन अगर मान लो कि मेरा बैटिंग लाइनअप अच्छा है, लेकिन बैटिंग लाइनअप होने के साथ साथ मेरा जो पिच है वो वेट है, तो मेरे को फिर उसमें चूज़ करना पड़ेगा कि भाई मेरे को क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर वेदर कंडीशन कैसी है, ठीक है, वेदर अगर सनी है, ठीक है, क्लाउड्स नहीं है, रेनी नहीं है, तो वी कैन गो फॉर लाइक दिस फॉर बैट ऑल्सो, फॉर फील्डिंग ऑल्सो। सो ऑन द बेस, और जो अपोजिट टीम है उसकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, तो डिपेंडिंग अपॉन डेथ ऑल दीज पैरामीटर्स मेरे को थोड़ा सा और एक सपोर्ट मिल जाएगा मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, जो मेरे डिसीजन मेकिंग क्या होने वाला है कि मैं भाई बॉलिंग करूँगा या फील्डिंग करूँगा, तो उस डिसीजन मेकिंग में मुझे कुछ और पैरामीटर्स ऐड करने को मिल जाएंगे जिससे कि जो मेरी श्योरिटी होगी, मतलब जो मेरा प्रिडिक्शन होगा वो ज़्यादा अच्छा निकले। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, जो मेरा टारगेट वेरिएबल है वो ये है कि जीतना है। अब वो जीतना किस पर डिपेंड करेगा कि भाई मैं पहले बैटिंग करूँ या पहले मैं बॉलिंग करूँ। ठीक है, तो दीज आर माई इनपुट वेरिएबल्स। लेकिन ये इनपुट वेरिएबल्स क्या है कि कुछ फीचर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अब वो फीचर्स हैं ये सारे के सारे, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइकलीहुड। So on the wet pitch, the likelihood of electing to bat first might be as low as 5%, as it is difficult to bat on initially, but batting condition will improve as the pitch gets dry. तो सबसे पहली कंडीशन वो बता रहा है कि मान लीजिए अगर पिच मेरा वेट है तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट टू बैट करने की वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 5% ही हो जाती है, क्योंकि जो मेरा पिच है बहुत वेट है। और जैसे जैसे टाइम निकलेगा, मतलब क्योंकि सुबह के टाइम में मैच स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे दिन उगता जाएगा तो जो मेरा पिच है वो क्या होगा, वो ड्राई होने लग जाएगा। सिमिलरली ऑन द फ्लैट ट्रैक ऑन अ सनी मॉर्निंग विद द ओपनर्स इन द फुल फॉर्म, लाइकलीहुड ऑफ विनिंग कैप्टन इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट इज स्काई रॉकेटेड टू मोर देन 95% और इवन 100%। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन द अदर साइड, अगर मान लो कि मेरा पिच ड्राई है, एकदम सनी मॉर्निंग है, सारे मेरे बैट्समैन एकदम एनर्जाइज हैं क्योंकि मॉर्निंग के समय सब फ्रेश रहते हैं, तो मेरा ये 100% या 99% ऐसा होगा कि यार मैं बैटिंग ही लूँ। सो दीज थिंग्स आर माई लाइकलीहुड। तो प्रोबेबिलिटी इज स्ट्रेट अप मैथमेटिक्स, वेयर एज लाइकलीहुड इज अ फंक्शन ऑफ मैनी पैरामीटर्स एंड कंडीशंस। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, डायरेक्ट मैथमेटिक्स है। ठीक है, कुछ नहीं सोचना होता हमें, सीधे हमें इवेंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं और जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें मैथमेटिक्स लगा दी। लेकिन लाइकलीहुड क्या होता है कि लाइकली, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी में नहीं कर सकते मशीन लर्निंग में। आप समझ रहे हैं बात, मशीन लर्निंग का मतलब खाली मैथमेटिक्स ही नहीं है। मशीन लर्निंग का मतलब ये भी है कि जो भी मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, जो भी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, जो भी मैं टारगेट वेरिएबल्स निकाल रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेरा जो पिच है वो तो ड्राई है और सनी मॉर्निंग है और एकदम से मैंने कैप्टन को बोल दिया कि भैया तू तो कर ले फील्डिंग, तो मेरे सारे के सारे प्रोडिक्शन ही रॉन्ग हो जाएंगे, मेरा मॉडल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरी एल्गो सही है लेकिन मेरा मॉडल जो है वो गलत हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग की जब भी बात आती है तो खाली मैथमेटिक्स नहीं होती है। मैं बार बार आप लोगों को ये बात बताता रहूँगा, ठीक है, बार बार आपके दिमाग में ये हिट करता रहूँगा, क्योंकि मॉडल बनाना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉडल बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सब कुछ मॉडल बनाना ही नहीं होता, मॉडल से जो आउटपुट आ रहा है, जो आउटकम आ रहा है, जो मेरे टारगेट वेरिएबल्स आ रहे हैं, जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ का जो उसके जो प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ हैं, अगर उसकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो मेरा जो मॉडल है वो फेल हो जाएगा। और मुझे ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है मीनवाइल कि वो ओवर फिटेड नहीं हो और वो अंडर फिटेड भी नहीं हो। मैंने आप लोगों को बता दिया था ओवर फिटेड कब होता है। ओवर फिटेड जब होगा जब मेरे
इंडिपेंडेंट जब मेरा जो टेस्टिंग डेटा है, जो ट्रेनिंग डेटा है, वो तो बहुत अच्छा बता रहा होगा, लेकिन टेस्टिंग डेटा मेरा गलत बता रहा होगा रिजल्ट्स। ठीक है, हम लोग ट्रेन और टेस्ट डेटा स्प्लिट करते हैं, तो ट्रेनिंग डेटा का जो आउटकम आ रहे होंगे वो तो बहुत सही अच्छे आ रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन टेस्ट डेटा सेट के साथ मेरे सही नहीं आ रहे होंगे। तो ये क्या हो जाता है, ओवरफिट हो जाता है जो मेरा लाइन जो होती है, और जो मेरे प्रोडिक्शन मॉडल होता है जो। लेकिन अंडरफिट कब हो जाएगा, जब मेरे टेस्ट डेटा सेट के साथ भी आउटकम सही नहीं आएगा, और ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ भी आउटकम सही नहीं आएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, मेरा मॉडल अंडरफिट हो जाता है। तो मुझे ऐसा भी नहीं करना, मेरे को बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो उनको जोड़ने के लिए, उनको बनाने के लिए मेरे को लाइकलीहुड का भी सहारा लेना पड़ेगा, लाइकलीहुड का भी जो है तड़का लगाना पड़ेगा, जब भी मेरा मॉडल सही तरीके से काम करेगा। और दैट विल ओनली बी पॉसिबल बाय यूजिंग द बेस एल्गोरिथम और बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम जो होती है उसका बेसिस ही ये होता है कि वो लाइकलीहुड जो टेबल है उसको जनरेट करती है। मतलब इसका ये हो गया कि खाली मैथमेटिक्स ही नहीं, उसके अलावा भी और क्या पैरामीटर्स हैं और क्या कंडीशंस हैं वो भी मैं सारी कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ, उसके बाद मैं मॉडल बनाता हूँ। तो जब वो मेरा मॉडल बनेगा, वो जब वो मेरे को प्रिसाइज रिजल्ट देगा, सही आउटकम देगा, तो वो मेरा मॉडल काम का होगा, नहीं तो वो काम का नहीं होगा। Now we discuss a very theoretical part, that advantages and the disadvantages of naive Bayes classifier algorithm। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ क्या है वो देख लेते हैं। Naive Bayes is one of the fast and easy machine learning algorithm to predict a class of data set। ठीक है, आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, ये भी कैटेगोरिकल है। ठीक है, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये भी कैटेगोरिकल रिग्रेशन है। तो कैटेगोरिकल के अंदर और सुपरवाइज है। ठीक है, लेवल डेटा मिलेगा आपको। तो कैटेगोरिकल के अंदर अभी हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था, उसके बाद नाइव बायस है, उसके बाद एसवीएम भी आता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसके बाद डिसीजन ट्री, रैंडम ट्री फॉरेस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये मेरे कैटेगोरिकल होते हैं। कुछ जो होते हैं वो लीनियर भी होते हैं, जो कि कंटिन्यूस डेटा पे भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो होते हैं ये कैटेगोरिकल होते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे। मतलब पॉलिसी होल्डर जो है पॉलिसी लेगा नहीं लेगा, मुझे मकान ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, ये जो एरिया है वो पॉपुलेटेड है कि नहीं है, ये जो एरिया है वो पॉल्यूटेड है कि नहीं है, तो लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मुझे इस तरीके के जो प्रेडिक्शंस करने होते हैं, उसके अंदर जो नाइव बायस है वो बहुत फास्ट होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी, और इसके काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स भी आते हैं। बहुत पावरफुल एल्गोरिथम है ये लॉजिस्टिक, नो डाउट लॉजिस्टिक भी बहुत पावरफुल है, और बहुत पॉपुलर है, और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, उसके अंदर हम सीधे के सीधे जो हमारा लॉजिट फंक्शन है उसको लगाते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन को लगाया, लॉजिट फंक्शन को लगाया, और काम हो गया मेरा। ठीक है, और सिंपल भी है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो अब हम उसकी मैट्रिसेस कैलकुलेट करते हैं, मैट्रिसेस मतलब कि मेरा मॉडल कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस कैसी है उसकी, तो कई बार लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है वहाँ पे फेल हो जाता है। उस केस में मेरे को उसकी बाइनरी एंट्रोपी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे को बाइनरी एंट्रोपी लगानी पड़ेगी टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। ठीक है, ये भी बाइनरी क्लासिफिकेशन में काम में आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और वो मल्टी क्लास में भी आता है, ये भी मल्टी क्लास में भी आता है और बाइनरी में भी आता है। लेकिन जहाँ तक आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में नाइव बायस ही लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों से बाइनरी बताऊँगा। बाइनरी मतलब ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 में। ठीक है, तो बाइनरी नाइव बायस का ही हम एग्जाम्पल और केस स्टडी देखेंगे। इट कैन बी यूज फॉर बाइनरी एज वेल एज द मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, दोनों में काम आता है। इट परफॉर्म्स वेल इन मल्टी क्लास प्रेडिक्शन एज कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिथम। मल्टी क्लास के केस में, जब हम मल्टी क्लास की बात कर रहे हैं, तो मल्टी क्लास के केस में नेव बायस क्लासीफायर जो है वो अच्छा काम करता है और अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे पर्टिकुलरली काम में आता है। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है, दैट इज़ अ मिनी असाइनमेंट फॉर यू। आप देखें, गूगल पर सर्च करें और मुझे बताएं कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर एक थोड़ी सी एक पेज की रिपोर्ट लिखें, क्या होती है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और उसमें इनपुट पैरामीटर्स क्या होते हैं और आउटपुट क्या निकालना होता है हमें। तो वो सारी की सारी चीज़ आप मेरे को एक पेज पे हैंड रिटन करके लिख के देखें और मुझे अपलोड करें, और मुझे बताएं कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है। Now, as far as disadvantages of naive Bayes classifier algorithm is concerned, naive Bayes assume that all features are independent or unrelated। तो जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था चीज़, वही इसका डिसएडवांटेज है। जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो मेरे
अनरिलेटेड होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सो इट कैन नॉट लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स। तो को रिलेशन क्या है, और आपस में इंडिपेंडेंट फीचर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या फिर मैं x1 और x2 बात करूं या x3 बात करूं, इनके बीच में क्या फीचर्स हैं या फिर क्या रिलेशन है, ये नेव बायस एल्गोरिथम नहीं पता कर सकता और नहीं करता है। और हम लोगों को भी ऐसे ही वेरिएबल्स लेने हैं जो आपस में कोरिलेटेड ना हो, और अगर उनमें कोई कोरिलेशन होगा भी तो भी हमें यही एज्यूम करना है कि उनके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं है। सो दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज इन द नेव बायस एल्गोरिथम। बट नेव बायस एल्गोरिथम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के केस में सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है, और वैसे भी बहुत पॉपुलर और बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एल्गोरिथम है बेस नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम। तो अगर मान लीजिए आपके पास कैटेगोरिकल डेटा आता है और वो किसी तरीके से अनरिलेटेड है डेटा सेट, तो आप ज़रूर नेव बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग योर ओन मॉडल। नाउ दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ नेव बायस क्लासीफायर। ठीक है, इट इज़ यूज़ फॉर क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट हमारे कितने स्कोर हो गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब आप लोन लेने जाते हैं तो आप लोगों का सबसे पहले क्रेडिट स्कोर देखा जाता है कि विच काइंड ऑफ कस्टमर यू आर। तो क्रेडिट स्कोर आपका ये बताता है कि आप कितने अच्छे कस्टमर हैं, मतलब कि अगर आपने कोई लोन ले रखा था, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री बताता है बेसिकली। आप अपने जो अकाउंट है उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो आप मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर आपने पहले लोन लिया है तो कितने का लोन लिया था, और अगर आपने लिया था तो कितनी ईएमआई थी उसकी, और आपने वो टाइमली पे की थी नहीं की थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपकी क्रेडिट स्कोर में आता है। ठीक है, इट इज़ यूज फ्रॉम मेडिकल डेटा क्लासिफिकेशन। मेडिकल का डेटा जो होता है मेडिकल से रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी नेव बायस एल्गोरिथम क्लासीफायर में आती हैं काम। इट कैन बी यूज्ड इन रियल टाइम प्रोडिक्शन बिकॉज नेव बायस क्लासीफायर इज़ एन ईगर लर्नर। नेव बायस जो है वो ईगर लर्नर है, बहुत जल्दी सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड अपॉन द बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम क्या कहती है मेरी? इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है कि प्रीवियस इवेंट के बेसिस पर अभी मेरा जो हाइपोथेसिस है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बताता है मेरा बायस एल्गोरिथम, बायस थ्योरम। तो इसकी वजह से जो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी इसका जो रियल टाइम प्रेडिक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा डेटा है या कोई आपको मतलब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम मिलती है जिसमें आपको रियल टाइम प्रेडिक्शंस करने हों, तो रियल टाइम प्रेडिक्शंस के अंदर नेव बायस क्लासीफायर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इज़ यूज इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सच एज स्पैम फिल्टरिंग, सेंटिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का पूछा था, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे उसके 2 एग्जांपल भी दिखा दिए हैं। स्पैम फिल्टरिंग मतलब कि स्पैम है कि नहीं है, और सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो इनमें से किसी दो में से किसी एक की आप केस स्टडी लिख के बताएं मेरे को। आपको कोई ना तो कोडिंग लिखनी है अभी, ना ही कोई मैथ्स लिखनी है, आप मेरे को उसका एक एल्गो लिख के बताएं सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि आप इसको कैसे कैसे करेंगे। जैसे आपने मान लिया डेटा सेट किया, डेटा सेट को आपने स्प्लिट किया ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा में, और उसके बाद फिर आप क्या चीज़ चेक करेंगे। मुझे जो मेनली कंसर्न है आप ये बताएंगे मुझे कि इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे और उसके डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे। ठीक है, मतलब आप क्या टारगेट करने जा रहे हो, क्या प्रेडिक्ट करने जा रहे हो, ऑन विच बेसिस, आपके इंटरनल वेरिएबल्स क्या हैं, वो सॉरी इनपुट वेरिएबल्स क्या हैं, या फिर मैं बात कहूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, या फिर x1 x2 x3 क्या हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, और फिर आपको मेरे को ये भी बताना है कि वेदर दे आर कोरिलेटेड और नॉट। ठीक है, तो ये काम आप एक पेज पे एक A4 साइज़ का पेज लें, उसको हैंड रिटन करके मुझे बढ़िया तरीके से समझा के दें। आपको ना ही कोई टाइप करना है, टाइप असाइनमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड जब तक कि मैं बोलूँ ना। जितने भी मैं असाइनमेंट्स बोल रहा हूँ आप सब वो मुझे हैंड रिटन देंगे। अगर किसी पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ आपको टाइप्ड असाइनमेंट देना है, तो ही उसी केस में आप टाइप्ड असाइनमेंट देंगे, वरना आप मेरे को हैंड रिटन देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ नेव बायस। ठीक है, टाइप्स भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेव बायस। वन इज़ द गॉसियन कर्व, आपने पढ़ा भी होगा। सो दिस इज़ लाइक अ गॉसियन कर्व। ठीक है, तो गॉसियन मॉडल एज्यूम्स दैट फीचर फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस मीन्स इफ प्रिडिक्टर
takes continuous value instead of discrete, then the model assumes that these values are sampled from the Gaussian distribution. तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रेडिक्टर्स जो हैं, जो मतलब मेरे x1 x2 जो हैं, वो अगर मेरी कंटिन्यूस वैल्यू हैं डिस्क्रीट की जगह, तो डिस्क्रीट मेरी वैल्यूज़ क्या होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था डिस्क्रीट आर माई दिस एंड दिस इज़ माई कंटिन्यूस वैल्यू। अगर हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एनालॉग सिग्नल्स आर माई कंटिन्यूस सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स आर माई डिस्क्रीट सिग्नल्स। उसके बाद होता है मल्टीनोमियल नेव बायस क्लासीफायर इज़ यूज्ड व्हेन द डेटा इज़ मल्टीनोमियल मतलब जैसे पॉलिनोमियल होता है, उसी तरीके से मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इट इज़ प्राइमरी यूज फॉर डॉक्यूमेंट्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। इट मीन्स अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिलोंग टू विच कैटेगरी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मुझे करना है, तो उसको पढ़ के मैं ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट को पढ़ के कि ये स्पोर्ट्स में जाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगा या एजुकेशन में जाएगा। द क्लासीफायर यूजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स फॉर द प्रेडिक्टर्स। ठीक है, अब वो क्या करता है, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स को देखता है, कितनी बार कौन सा वर्ड ज़्यादा काम में आया है, क्योंकि मान लीजिए खिलाड़ी आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए स्पैम के अंदर कैसे वो चेक करता है, मान लीजिए ऐसे वर्ड आते हैं आपको बस विन और हैप्पी या कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरह के जो आते हैं वो मेल्स, वो बेसिकली स्पैम मेल्स होते हैं। तो वो उन चीज़ को पकड़ के और इस तरीके से वो स्पैम और नॉट स्पैम में डिफ्रेंशिएट करता है। उसके बाद होता है बर्नौली क्लासीफायर वर्क सिमिलरली टू मल्टीनोमियल क्लासीफायर, बट द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है, जो मेरे प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हैं, मतलब प्रेडिक्टर वेरिएबल्स मतलब x1 एंड x2, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट बूलियन वेरिएबल्स। तो बूलियन वेरिएबल्स होंगे या तो 0 होंगे या 1 होंगे, सच एज इफ़ अ पर्टिकुलर वर्ड इज़ प्रेजेंट और नॉट इन अ डॉक्यूमेंट, जिसमें अगर मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि भाई ये वर्ड है कि नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये मैं आपको लिस्ट में भी बता चुका हूँ, जब हमने पाइथन लैब पढ़ी थी, तो पाइथन लैब में भी हम चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें देखना होता है, कैसे हम एक वर्ड को देखें कि डॉक्यूमेंट में है कि नहीं, लेकिन वो हमने लिस्ट के अंदर देखा था, ये पूरे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। सो दिस मॉडल इज़ ऑल्सो फेमस फॉर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन टास्क। तो आप लोग देखते होंगे कि कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, तो उसकी कैटेगरी बन जाती है। उसी तरीके से देखते हैं कि भाई जब हम सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई सर्च करना है कि यार मेरे को सेल्स के ऊपर रिसर्च पेपर देखने, तो सेल्स से रिलेटेड क्या होता है, जो गूगल होता है वो सेल्स से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको सर्च करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन अ नेव बायस क्लासीफायर। सो बाय दिस आई एंड अप टुडेज लेक्चर। ठीक है, नेव बायस एल्गोरिथम का जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो जो भी मैंने आप लोगों को भी बता दिया है, समझा दिया है, आप एक बार नेट पर सर्च कर लें, और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, यू शुड सबमिट इट थ्रू ऑनलाइन और हैंड रिटन होना चाहिए। थैंक यू।